नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में कक्षा 9वीं विषय विज्ञान अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस पाठ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में मैं आपको लिखवाने वाला हूं और समझाने वाला हूं। आपसे बहुत ज़्यादा निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से यह वीडियो तैयार किया गया है और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं जो इस पाठ के लिए ज़रूरी हैं। इस वीडियो में जो पाठ के अंदर जो प्रश्न दिए गए हैं, जो पाठगत और अभ्यास के दोनों भी हैं, और इसके साथ ही जो अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं वो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। पहला प्रश्न है कि मिश्रण क्या है और मिश्रण कितने प्रकार का होता है। तो इसका उत्तर जान लेते हैं कि मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बनता है। मिश्रण दो प्रकार का होता है, जैसे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। एक या एक से अधिक, या फिर यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक शुद्ध तत्व या शुद्ध यौगिकों से जो मिलकर बना होता है वह मिश्रण कहलाता है। और मिश्रण दो प्रकार का है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अगला प्रश्न है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं, अर्थात पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ अर्थात इस विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, इस विश्व की प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है तथा जिसमें तो द्रव्यमान होता है एवं उसमें क्या होता है, आयतन होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अर्थात इस विश्व की जो कई प्रकार की जो इसमें सामग्रियां हैं, कई वस्तुएं हैं, तो जिस सामग्री से वह वस्तु बनी होती है उस सामग्री को क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और उस सामग्री में द्रव्यमान होता है और आयतन भी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विलयन क्या है। और इसी में एक और प्रश्न ऐड किया है कि विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। सबसे पहले विलयन क्या है इसका हम समझ लेते हैं कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जैसे अभी हमने मिश्रण वाले प्रश्न में देखा था कि मिश्रण दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी मिश्रण। तो इसी प्रकार से विलयन भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। जैसे नींबू जल, नींबू पानी जो है, सोडा वाटर जो है, ये आदि क्या है, विलयन के उदाहरण हैं। अब आप कहोगे कि समांगी मिश्रण क्या होता है। तो समांगी मिश्रण होता है कि वह मिश्रण जो जिसके जो पदार्थ है, जिसके जो अवयव हैं वो आपस में अच्छी तरह से घुल जाते हैं, वह मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। अब इसी में जो अगला प्रश्न था कि विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, उसका उत्तर जान लेते हैं कि दोस्तों कि विलयन जो है, विलयन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। विलयन विलेय और विलायक, इन दोनों के मिलने से विलयन बनता है। किसी भी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा कम रहती है और विलायक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा रहती है। जैसे नींबू पानी जो है एक प्रकार का विलयन है। अब नींबू पानी में जो नींबू का रस है वो तो विलेय है और पानी यानी कि जो जल है वो विलायक होता है। तो विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं, इसको जान लेते हैं कि विलायक की मात्रा में, अर्थात द्रव्यमान या आयतन जिसमें भी विलायक की मात्रा हो, उसमें घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी कि विलायक में विलेय पदार्थ की जितनी मात्रा घुली होती है उसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब कैसे दर्शाते हैं, इसको ज्ञात करने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन विशेष तौर पर मैं यहाँ पर एक विधि जो है आपको यहाँ पर स्पष्ट करूँगा कि द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि विलयन का जो, या तो उसमें द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करेंगे विलेय पदार्थ का विलयन में। तो इसका सूत्र इस प्रकार से होता है कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, यानी कि ऊपर हमें विलेय पदार्थ का द्रव्यमान लिखना है और उसके बटे में विलयन पदार्थ का द्रव्यमान लिखना है और मल्टीप्लाई में हमें 100 का गुणा करना है, जिससे हम किसी भी विलयन की सांद्रता हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको 100 ग्राम विलयन बनाना है जिसमें आपने 10 ग्राम नींबू का रस ले लिया और 90 ग्राम आपने पानी ले लिया, तो इस प्रकार से टोटल विलयन का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो 100 ग्राम हो जाएगा। तो इसमें इसका सूत्र किस प्रकार से रहेगा कि 10/100, यानी क्योंकि विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान और गुणित इसमें 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा और बचेगा क्या, 10, यानी कि इस प्रकार से इस विलयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी, 10%। अगला प्रश्न है, निलंबन किसे कहते हैं या फिर निलंबन क्या है। तो निलंबन एक प्रकार का जो है विषमांगी मिश्रण होता है। मिश्रण आपको बताए थे, दो प्रकार के मिश्रण बताए थे कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो जो निलंबन जो है वो एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, अर्थात इसके जो कण हैं, इसके जो अवयव हैं वो आपस में लंबे समय तक घुले हुए नहीं रह पाते हैं। तो
जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। अर्थात जैसे आपने पानी में चाक का चूर्ण या फिर गेहूं का आटा डाल दिया और उसमें घोल दिया तो थोड़ी देर में वो क्या हो जाएंगे, वापस उस पानी की जो तली है उस पर बैठ जाएंगे। तो इसका उदाहरण, निलंबन के उदाहरण है पानी में गेहूं का आटा या चाक के चूर्ण का मिश्रण। तो निलंबन क्या है? निलंबन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ के कण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं, मतलब उसके पेंदे पर बैठ जाते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण होता है। अर्थात दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। और इसे भौतिक क्रिया द्वारा अपने अवयवों में विभाजित नहीं किया जा सकता। भौतिक क्रिया मतलब उसको छान कर या बीन कर या उसको कुछ ऐसा प्रकार से चुन कर, मतलब तो इस प्रकार से उसके जो अवयव हैं उनको विभाजित वापस अलग अलग नहीं किया जा सकता। और मिश्र धातु का एक उदाहरण है पीतल, जो सामान्य तौर पर घरों में भी यूज किए जाते हैं पीतल के बर्तन। तो पीतल जो है जिंक और तांबा इन दो धातुओं से मिलकर बनता है, जिसमें जिंक की मात्रा रहती है 30% और तांबे की यानी कि कॉपर की मात्रा रहती है 70%। इस प्रकार से मिश्र धातु बनती है। अगला प्रश्न नोट कीजिए कि नैनोमीटर किसे कहते हैं? नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां भाग होता है। अर्थात 1 मीटर में यानी कि जो 100 सेंटीमीटर है उसमें हम 1 अरब का भाग दें और जो वैल्यू जो आती है उसको क्या कहते हैं? नैनोमीटर या फिर 1 नैनोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न है, कोलाइड विलयन किसे कहते हैं? जैसे हमने विलयन को जान लिया, निलंबन को जान लिया, अब देखते हैं कि कोलाइड विलयन किसे कहते हैं। तो कोलाइड के कण विलयन से समान रूप से फैले रहते हैं, विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं। यानी कि कोलाइड में जो विलेय पदार्थ के जो कण हैं वो उस विलयन में समान रूप से फैले होते हैं और निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार जो उसमें छोटा रहता है। उसमें जो विलेय पदार्थ की जो कण हैं वो निलंबन की अपेक्षा थोड़े छोटे रहते हैं और छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे जो कोलाइड विलयन जो है यह समांगी मिश्रण है, लेकिन वास्तव में यह विषमांगी मिश्रण होता है। जैसे दूध जो है, क्योंकि दूध के कण जो है उसमें जो फैट के जो कण रहते हैं वो आकार में बड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो पूरे उस विलयन में समान रूप से फैले रहते हैं इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये समांगी मिश्रण है, लेकिन वास्तव में जो है वो विषमांगी मिश्रण होता है क्योंकि उसमें गुजर रही प्रकाश की किरण को वो जो है फैला देते हैं। अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? ये भी इस अध्याय का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है कि जब किसी अंधेरे कमरे में किसी छिद्र से, जब किसी अंधेरे कमरे में कोई छिद्र रहता है, कोई छेद रहता है और वहाँ से आती हुई प्रकाश की किरण हमें दिखाई देती है, क्योंकि अंधेरा अगर कोई कमरा जो है बिल्कुल बंद है और किसी छिद्र से बाहर से अगर कोई रोशनी आ रही तो वो रोशनी हमें स्पष्ट तौर से उसकी जो सीधी रेखा के रूप में हमें दिखाई देती है और उस सीधी रेखा में या फिर उस प्रकाश की किरण में उस कमरे में मौजूद धूल के कण और या फिर जो कार्बन के कण हैं वो भी हमें उस किरण में दृश्यमान बनाते, उस किरण को दृश्यमान बनाते या फिर वो उस किरण में जो है वो धूल के कण हमें इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी गति बनाते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। और इस प्रभाव की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था टिंडल, उन वैज्ञानिक ने की थी। अगला 9वां प्रश्न है, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर स्पष्ट कीजिए। समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर लिखना है। तो समांगी मिश्रण के बारे में पहला पॉइंट हम देखते हैं कि समांगी मिश्रण की बनावट जो है प्रत्येक स्थान पर समान होती है, यानी कि उसकी जो बनावट है यानी कि उसमें विलेय पदार्थ के कण की जो उसमें जो घुला हुआ है ना वो कहीं से भी हम नाप लें तो वो सभी जगह विलेय के जो कण है वो सभी जगह समान रूप से फैले रहते हैं, तो उसकी बनावट जो है सभी जगह समान रहती है। लेकिन विषमांगी मिश्रण के अंश यानी कि उसके जो कण हैं वो भौतिक दृष्टि से पृथक होते हैं। माने जैसे पानी में आपने धूल को डाला तो क्या हो जाएगी, एक समय बाद जो है धूल जो है वो धूल के कण जो है उसके नीचे बैठ जाएंगे, उसमें ज़्यादा समय तक वो घुले नहीं रहेंगे। लेकिन इसी प्रकार से अगर आप पानी में नींबू के रस को मिलाते हो या फिर चीनी या नमक को मिलाते हो तो वो हमेशा से उसमें घुले रहेंगे। तो इस प्रकार से समांगी और विषमांगी में अंतर है। इसका उदाहरण जान लेते हैं कि नमक और जल, एक तो ये हो गया यानी कि जल में हमने नमक डाला और दूसरा है शक्कर और जल, यानी कि पानी में हम शक्कर घोल लें।
दूसरा उदाहरण, फिर नींबू पानी, इसके अलावा वायु और मिश्र धातु, ये सभी क्या है, समांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। विषमांगी मिश्रण का जान लेते हैं कि जैसे कीचड़ जो है, पानी में तेल है ना, पानी में अगर आप तेल डाल दो तो तेल क्या है उसमें घुलेगा नहीं, बल्कि पानी के ऊपर तैरने लग जाएगा। इसी प्रकार से नमक और लोहे की छीलन का मिश्रण, ये भी विषमांगी मिश्रण है। गेहूं का आटा हो गया, गेहूं का आटा और पानी, ये भी एक प्रकार से विषमांगी मिश्रण है। अगला प्रश्न है, विलयन, निलंबन और कोलाइड जो है एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। विलयन, निलंबन और कोलाइड, ये तीनों एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है, या फिर इन तीनों में जो है अंतर क्या है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला, विलयन जो है वो समांगी मिश्रण होता है, अर्थात इसमें विलेय और विलायक जो है आपस में घुल जाते हैं। निलंबन विषमांगी मिश्रण है, यानी कि इसमें जो लंबे समय तक विलेय और विलायक जो है घुले हुए नहीं रहते, अलग अलग हो जाते हैं। और कोलाइड भी एक प्रकार से विषमांगी मिश्रण है, लेकिन इसके जो अंश जो है वो घुले हुए रहते हैं, ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरा है कि विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर, यहाँ पर लिखा है 1 नैनोमीटर, 1 nm, यहाँ पर 10 की घात जो है -9 आएगा, है ना, यहाँ पर -9 आएगा, 10 की घात -9 से भी छोटे होते हैं। विलयन के कण जो है 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंख से नहीं देखे जा सकते हैं। ये कण, निलंबन की बात करें तो ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। और कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं। लेकिन आकार के नाप में अगर हम बात करें तो सबसे छोटा आकार जो है विलेय के कणों का जो होता है वो विलयन में होता है, सब उससे बड़ा आकार कोलाइड में होता है, और सबसे बड़ा आकार जो है निलंबन में होता है। तीसरा पॉइंट है कि अपने छोटे आकार के कारण विलेय के कण उसमें जो गुजर रही प्रकाश की किरण को फैला नहीं पाते हैं। अगर किसी विलयन में हम प्रकाश की या टॉर्च से रोशनी डालें तो ये कण इतने छोटे होते हैं कि उस प्रकाश की किरण को फैला नहीं पाते हैं। तीसरा है कि ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। और कोलाइड में बात करें तो ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण की मार्ग को दृश्यमान बनाते हैं, मतलब ये भी क्या है, उसको फैला देते हैं। चौथा पॉइंट है इसी का कि छानने की विधि द्वारा जो है विलेय पदार्थ को पृथक नहीं किया जा सकता है। निलंबन में बात करें तो जब इसे शांत छोड़ देते हैं तो इसके कण जो है उसके पेंदे पर नीचे बैठ जाते हैं। और कोलाइड की बात करें तो जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है, यानी कि कोलाइड को जब शांत छोड़ दिया जाता है तो तब यह उसके कण जो है नीचे नहीं बैठते हैं। अब इसमें स्थायी और अस्थायी के तौर पर बात कर लेते हैं तो विलयन जो है वो स्थायी रहता है क्योंकि हमेशा बना रहता है। निलंबन अस्थायी होता है क्योंकि थोड़ी देर में विलेय और विलायक अलग अलग हो जाते हैं। और ये भी जो है कोलाइड जो है ये भी स्थायी होता है क्योंकि इसमें भी उसके कण जो है अलग अलग नहीं होते हैं। लेकिन इसमें एक विशेष विधि रहती है, कोलाइड के कणों को अपकेंद्रण विधि द्वारा जो है अलग अलग किया जा सकता है। अपकेंद्रण विधि मतलब जैसे जो छाछ फेरते हैं ना, छाछ की मशीन, जैसे दही से में जब छाछ की मशीन को फेरा जाता है तो वो एक अपकेंद्रण विधि हो गई, उससे मक्खन जो है उसके मशीन की चिपक जाता है, उसकी पंखुड़ियों की चिपक जाता है। अगला प्रश्न है कि एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पर घोला जाता है। सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक कितना है, 36 ग्राम है, और पानी जो है 100 ग्राम है। इन दोनों को मिलाना है 293 केल्विन यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस तापमान पर जो है इस विलयन की अपने को सांद्रता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जैसे इसमें कम मात्रा किसकी है, नमक की, तो नमक विलेय पदार्थ हो गया और जल जो है वो विलायक हो गया। यहाँ पर दिया गया कि सोडियम क्लोराइड विलेयक यानी कि विलेय का द्रव्यमान 36 ग्राम, जल यानी कि विलायक का द्रव्यमान 100 ग्राम है। तो विलयन का टोटल द्रव्यमान कितना हो गया, 136 ग्राम। ठीक है, अब सूत्र क्या रहता है कि विलेय बटे विलायक, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे 36 बटे 136, और अब इसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों और प्रिय छात्रों, जब इनको हम सॉल्व करते हैं तो फाइनल तौर पर 26.47% जो है इसका उत्तर आता है। तो ये इस विलयन की सांद्रता कितनी हो गई, 26.47%। अगला प्रश्न है कि पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम बताइए। पृथक जैसे दही से मक्खन को कैसे पृथक करते हैं, तो इसका उत्तर है अपकेंद्रण विधि द्वारा।
दूसरा है समुद्री जल से नमक, तो ये वाष्पन विधि द्वारा पृथक करते हैं। मैंने यानी कि समुद्री जल है उससे नमक कैसे प्राप्त करेंगे, समुद्री जल खारा जल होता है तो उसको हम गर्म करेंगे, जिससे जो है वाटर यानी कि पानी जो है वो तो वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में जो है नमक उसमें बचा रह जाएगा। अगला है नमक से कपूर को कैसे पृथक करते हैं, तो नमक से कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक करते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि वह विधि होती है जो जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। तो यहां पर भी जो है कपूर जो है सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको बाहर वापस जो है अलग कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न है क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जाता है, तो इसका उत्तर छोटा सा है कि क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय पदार्थों के मिश्रण को इस विधि से पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न है कि आसवन विधि किसे कहते हैं। इसके बारे में जान लीजिए कि आसवन विधि वह विधि होती है कि जब कोई दो घुलनशील मिश्रण होते हैं, जैसे तेल और पानी का जो मिश्रण है वो अघुलनशील मिश्रण है क्योंकि इसमें पानी अलग रहता है, तेल अलग रहता है, लेकिन ऐसे मिश्रण जो एक दूसरे में घुले हुए हैं उनको पृथक करने की ये दो विधियां हैं, एक तो आसवन विधि और एक प्रभाजी आसवन विधि। तो सबसे पहले हम आसवन विधि के बारे में जानते हैं। तो इस विधि द्वारा ऐसे दो घुलनशील द्रवों को पृथक किया जाता है जिनके क्वथनांकों में 25 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल होता है। ध्यान दीजिए कि जो घुलनशील पदार्थ है, घुलनशील द्रव हैं, उनके क्वथनांकों में जो अलग अलग उनके जो क्वथनांक हैं, उनके क्वथनांकों में अगर 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अगर अंतर है तो वहाँ पर हम आसवन विधि से उनको पृथक करेंगे। तो यह विधि होती है आसवन विधि, जहाँ पर जिनके क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर होता है। अब जो है आसवन विधि का हम चित्र समझ लेते हैं। आसवन विधि के चित्र में क्या करते हैं कि एक स्टैंड लगाते हैं, स्टैंड के ऊपर गैस स्टैंड को रखते हैं और फिर उस पर एक आसवन फ्लास्क को इस प्रकार से स्थिर किया जाता है और इस आसवन फ्लास्क में जो अपने पास में जैसे जल तथा एसीटोन का जो मिश्रण है ना, उस मिश्रण को इस आसवन फ्लास्क में हम डालते हैं। और उसके बाद में दोस्तों अपने पास में जो दो पदार्थों का मिश्रण है, एसीटोन तथा जल, तो एसीटोन का जो क्वथनांक होता है वो 56 डिग्री सेल्सियस होता है और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मतलब एसीटोन जो है पहले वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम तापमान को सिर्फ 56 डिग्री सेल्सियस तक ही रखते हैं फर्स्ट में। जब हम इसको गर्म करते हैं तो 56 डिग्री सेल्सियस हम इसको करते हैं और फिर तापमान को वहीं स्थिर कर देते हैं, जिससे एसीटोन जो है वाष्प में कन्वर्ट होने लगता है और ऊपर जाकर वापस से इस नली में जो है ये एसीटोन जो है वापस आगे बढ़ता है। उसके बाद में इधर एक जल संगणक से इसको जोड़ रखा है इस नली को, तो जिससे जल संगणक क्या करता है कि इधर से ठंडा जल इससे हम प्रवाहित करते हैं, जिससे वो जो वाष्प आ रही है ना वो वापस से द्रव में कन्वर्ट हो जाती है, उसका तापमान कम होता है, जिससे इधर से एसीटोन अलग हो जाता है और इधर जो है इसमें पानी रह जाता है। अगला प्रश्न है प्रभाजी आसवन विधि किसे कहते हैं। जैसा कि आसवन विधि में आपने देखा था कि ऐसे द्रव, दो घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतराल होता है, वहां पर आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कोई ऐसे मिश्रण हो अपने पास में आ गए जिनके क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर हो, है ना, 25 डिग्री सेल्सियस से कम का अंतर हो या फिर 25 केल्विन से कम का अंतर हो, वहां पर हम प्रभाजी आसवन विधि का जो है उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग वायु से विभिन्न गैसों को पृथक करने में, यानी कि वायु में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इन गैसों को पृथक करने के लिए हमें प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करना पड़ता है। तो इसका चित्र भी जो है कुछ कुछ आसवन विधि के समान ही है, बिल्कुल लगभग 90% उसी के समान है। थोड़ा सा इसमें चेंजेस रहता है कि जैसे सबसे पहले हमने एक गैस स्टैंड लगाई और उस पर हमने आसवन फ्लास्क को रखा और आसवन फ्लास्क में हमने ये जो आपको यहाँ पर जो द्रव दिख रहा है ये उन्हें जो वायु में जो मिश्रित जो सभी गैसें उनका द्रव है ना। हमने सबसे पहले लगभग -200 डिग्री सेल्सियस तापमान प्राप्त करके इन सभी गैसों को द्रव रूप में हमने प्राप्त किया। तो अब इसको हम गर्म करते हैं और सबसे पहले हम -196 डिग्री सेल्सियस तक हम तापमान को ले जाते हैं और आर्गन गैस जो होती है, आर्गन गैस इस तापमान पर जो है उबलने लग जाती हैं, यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस जो है आर्गन का क्वथनांक होता है, जिससे क्या होता है कि यह गैस यहाँ से वाष्प में कन्वर्ट होती है। और यहाँ पर आपको ये जो प्रभाजी कॉलम दिख रहा है ना, ये वाला भाग,
इसमें क्या करता है कि इसमें छोटे छोटे गुटके, छोटी छोटी गोलियां जो है कांच की इसमें भरी जाती हैं बहुत ज़्यादा, 10-20 की मात्रा में। तो वो क्या होती है, जब वाष्प जो है बार बार उसके स्पर्श करती है, जिससे उसका तापमान जल्दी कम होता है, तापमान कम होने में जिससे मदद मिलती है, और वही वापस जो है वाष्प रूप में जो आर्गन गैस है वो आगे बढ़ती हैं, और ये जल संघनित्र यहाँ पर जो है ठंडा जल यहाँ पर प्रवाहित किया जा रहा है, जिससे उस नली का तापमान कम होता है। इस नली का तापमान कम होता है, जिससे वह वापस जो है द्रव रूप में कन्वर्ट हो जाती है, और इधर जो है उसको प्राप्त कर लिया जाता है। इसी प्रकार से सभी गैसों को जो है अलग अलग किया जा सकता है। प्रिय छात्रों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपके सामने सब कुछ किया गया है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।